नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल उन्नत शिक्षा में। तो आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। देखिए, बेसिकली इस पार्ट में जो बात की गई है वह हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की गई है। 1951 से जो हमारी स्टार्ट हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना, वहाँ से लेके जो 7 पंचवर्षीय योजना थी हमारी स्टार्टिंग की, उस पर इसमें बेसिकली बात की गई है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि योजना का अर्थ क्या होता है। योजना यह निर्धारित करती है कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा। योजनाओं के कुछ सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि में पूरा किया जाना होता है। एक अच्छी योजना देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए, इससे हमें ये पता चला कि जो योजना है वो वास्तव में यह है कि जो हमारे देश के संसाधन हैं उनका जो उपयोग है वह किस प्रकार से किया जाए। कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं और कुछ हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जिनको एक निश्चित अवधि में प्राप्त किया जाना है। यदि किसी देश की योजना अच्छी है तो उस देश का जो विकास है वो उन्नति की ओर अग्रसर होगा। पंचवर्षीय योजनाएं हमारी क्या होती हैं? तो देखिए, भारत में योजनाओं की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है। मैंने आपको बताया कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई थी। क्योंकि इनकी अवधि 5 वर्ष होती है इसलिए इनको पंचवर्षीय योजना भी कहा जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं में केवल 5 वर्ष में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ही वर्णन नहीं किया जाता, अपितु इसमें अगले 20 वर्ष में हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों का उल्लेख होता है। भारत में सन 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया। तो देखिए, जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं ये हमारी 5 वर्ष के लिए होती है, इसलिए इन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। और इसमें केवल 5 वर्ष के उद्देश्यों का वर्णन नहीं होता बल्कि इसमें 20 वर्षों के लक्ष्यों का उल्लेख होता है। 1950 में योजना आयोग बनाया गया और इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। वर्तमान में योजना आयोग हमारा नहीं है, योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग बना दिया गया है। देखिए, यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट है जिनको मैंने एरो के द्वारा दिखाया गया है। भारत में अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई जाती, अब पंचवर्षीय योजनाएं बनाना बंद हो चुका है। भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इस योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी। इसके पश्चात भारत में योजना आयोग का प्रतिस्थापन नीति आयोग से कर दिया गया। मैंने आपको अभी भी बताया था कि योजना आयोग अब नहीं है, उसका प्रतिस्थापन नीति आयोग से कर दिया गया है। और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से लेके 2017 तक थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। नीति आयोग जो बना, इसके अध्यक्ष भी हमारे कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष भी हमारे प्रधानमंत्री जी ही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य या लक्ष्य। तो पहला जो हमारा लक्ष्य है वह है संवर्धी। संवर्धी क्या होती है? संवर्धी से अभिप्राय है उत्पादन क्षमता में वृद्धि से है, जैसे कि देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि। तो संवर्धी से हमारा अभिप्राय देश में जो वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन है उसमें वृद्धि हो, अर्थात उत्पादक पूंजी या सहायक सेवाओं जैसे परिवहन और बैंकिंग सेवाओं का वृद्धि स्टॉक या उत्पादक पूंजी और सेवाओं की क्षमता में वृद्धि हो। सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का संकेतक है। मतलब समृद्धि को हम कैसे उसका अनुमान लगाते हैं? यदि जीडीपी अधिक है तो समृद्धि ज़्यादा है, जीडीपी कम है तो समृद्धि कम है। जीडीपी एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य को कहा जाता है। देखिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है। इसे चॉकलेट या केक के टुकड़े के उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे जैसे चॉकलेट या केक का आकार बढ़ता जाएगा और भी अधिक लोग इसका आनंद दे सकेंगे। मतलब जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास उसका लाभ पहुंचेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शब्दों में अगर भारत के लोगों का जीवन और बेहतर और समृद्ध बनाना है तो वस्तु और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। यानी कि जितना अधिक उत्पादन होगा जीडीपी हमारी बढ़ेगी और लोगों का जो स्तर है रहन सहन का वो हमारा इम्प्रूव होगा। अगला है हमारा आधुनिकीकरण। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं का अगला उद्देश्य क्या है? हमारा आधुनिकीकरण। तो आधुनिकीकरण का क्या अभिप्राय है? देखो, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। मतलब जो नई नई टेक्नोलॉजी है वस्तु और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए वो हमें यूज़ करनी होगी। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नए बीजों का प्रयोग करके पैदावार बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है।
नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है। यानी कि हम नई टेक्नोलॉजी को वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए यदि प्रयोग कर रहे हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, आधुनिकीकरण कहा जाता है। आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाना है। यानी कि केवल टेक्नोलॉजी को हम आधुनिकीकरण नहीं कह सकते, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आए। जैसे पहले के ज़माने में केवल पुरुष ही काम किया करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही है। तो ये क्या हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं का तीसरा उद्देश्य है हमारा आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का क्या अभिप्राय है कि हम अपने आप से ही जो है अपने वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए अपने आप पर निर्भर है, किसी और देश से हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए वर्तमान समय में भी प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दिया जा रहा है। कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों को संसाधित के प्रयोग कर सकता है। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया। देखिए अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में किसे महत्व दिया गया, आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया, जिसका अर्थ है कि उन चीज़ों के आयात से बचा जाए जिनका देश में ही उत्पादन संभव है। मतलब आयात के स्थान पर ऐसा किया जाए कि वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में ही किया जा सके। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। तो आत्मनिर्भरता से क्या फ़ायदा होगा कि हम खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। ठीक है, हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देशों में लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह आशंका थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डालती है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि यदि हम आत्मनिर्भर होंगे तो हमें अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अन्य देशों से आयात कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा उठा करके वे जो है हमारी यहाँ की विदेश नीति में हस्तक्षेप कर सकते हैं और पूंजी निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का अगला उद्देश्य है हमारा समानता। समानता के अभाव में उपरोक्त तीनों उद्देश्य अपने आप में किसी राष्ट्र के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करने में सक्षम नहीं है। यदि आधुनिकीकरण, समृद्धि और आत्मनिर्भरता राष्ट्र के गरीब तबके तक नहीं पहुंचती है तो आर्थिक समृद्धि का लाभ केवल धनी व्यक्ति को ही होगा। यानी कि समानता से हम ये समझ सकते हैं कि जो भी हमारी जीडीपी में वृद्धि हो रही है, आर्थिक समृद्धि हो रही है, वस्तु सेवा का उत्पादन बढ़ रहा है, तो उसका लाभ समाज के सभी व्यक्तियों की ओर समान रूप से पहुँचे। ऐसा ना हो कि निर्धन व्यक्तियों को कोई भी लाभ ना पूछे और धनी व्यक्ति और भी अधिक धनी होता जाए। अतः समृद्धि, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण में भागीदारी के लिए आवश्यक है। प्रत्येक भारतीय को उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, आवास, कपड़ा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो, जिससे कि आर्थिक संपदा और संपत्ति के वितरण में असमानता में कमी आए। ठीक है, तो जो असमानता है, धन की असमानता है, उसको कम करना भी पंचवर्षीय योजनाओं का हमारा लक्ष्य है। तो ये हमारे 4 लक्ष्य थे जो मैंने आपको भी बताए। अगला है नीति आयोग। मैंने आपको बताया कि जो योजना आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। लेकिन 2015 में जब 12वीं पंचवर्षीय योजना 17 में एंड होने वाली थी तो योजना आयोग को जो है समाप्त कर दिया गया और इसका प्रतिस्थापन नीति आयोग से कर दिया गया। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि नीति आयोग हमारा है क्या। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत के स्वरूप। मतलब नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, 1 जनवरी 15 को इसकी स्थापना हुई। ये भारत सरकार है तो थिंक टैंक की तरह कार्य करता है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, सतत विकास के लक्ष्यों को बढ़ावा देता है, नीति निर्माण में विकेंद्रीकरण की भूमिका सुनिश्चित करता है। यानी कि जो नीति निर्माण किए जाए वे केवल केंद्रीय स्तर पर ही न हो, उसका विकेंद्रीकरण हो, जो योजनाओं का लाभ है वह गाँवों तक भी पहुँचे। आगे चलते हैं। आगे हमारा देखिए कृषि क्षेत्र का विकास। अब देखिए पंचवर्षीय योजनाओं के पहले हमने लक्ष्य पढ़े थे, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जो अलग अलग क्षेत्र है हमारे, कृषि का क्षेत्र है या उद्योगों का क्षेत्र है, उसमें पंचवर्षीय योजनाओं का क्या प्रभाव हमारा पड़ा है। तो देखिए सन 1951 में देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान सिर्फ 59% था। भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या के लिए कृषि ही आजीविका का साधन था। मतलब 1951 में हमारे देश में जो कृषि है वही आजीविका का प्रमुख
साधन था। औपनिवेशिक शासन काल में कृषि क्षेत्र में न तो संवृद्धि हुई न ही समता रह गई। देखिए पहले पार्ट में दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें क्या था, कृषि का क्षेत्र जो है पिछड़ा क्षेत्र था। तो वही चीज़ यहाँ पे बात बताई गई है कि जो अंग्रेज हमारे लिए कृषि छोड़ गए थे पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा, कैसे इसमें बढ़ोतरी हुई। तो देखिए कृषि की भूमिका क्या है हमारे देश में जो है, कृषि पर बहुत जनसंख्या जो है निर्भर है, इसलिए हमारे यहाँ जो है कृषि को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। पहला क्या है, राष्ट्रीय आय में हिस्सा है, रोजगार में हिस्सा है, औद्योगिक विकास के लिए आधार है, विदेशी व्यापार की महत्वता है, घरेलू उपभोग में महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं। देखिए ये सारी समस्याएं दी गई है। सामाजिक समस्याएं क्या है, सामाजिक वातावरण, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि कृषि को निम्न स्तर का माना जाता है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव, ठीक है, जो भूमि है उस पर क्या है, जनसंख्या का दबाव है, यानी कि रहने वाले लोग ज़्यादा है, कृषि के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। निर्वाहित कृषि का क्या अर्थ है कि लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए ही कृषि करते हैं, व्यापारिक फसलों का उत्पादन नहीं कर पाते, ठीक है, फसलों को नुकसान हो जाता है बारिश में, ओलावृष्टि से, ठीक है। संस्थागत समस्याएं क्या है, सुधार की दोषपूर्ण प्रवृत्ति है, सुधार नहीं होता, और किसानों को जो है, जो साख है, जो लोन है, वो भी उन्हें आसानी से नहीं मिल पाता। तकनीकी समस्याएं क्या है कि उत्पादन की अप्रचलित तकनीक है, सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, फसलों का अनुकरण है। अब देखिए जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं आई उसमें किस प्रकार से कृषि को सुधारा गया। तो देखिए भूमि सुधार में क्या क्या किया गया, मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया, लगान का नियमन किया गया, भू सीमा का निर्धारण हुआ, जोतों की चकबंदी हुई, सहकारी खेती की जाने लगी। प्रौद्योगिकी में सुधार, टेक्निक में क्या सुधार हुआ कि HYV बीज का प्रयोग होना लगा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो है हमारे, अधिक उपज देने वाले बीज जो है हमारे, उनका प्रयोग किया जाने लगा, रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाने लगा, कीटनाशकों का प्रयोग में वृद्धि हो गई। और सामान्य सुधार क्या हुए, देखिए ये हमारे थे भूमि के सुधार, क्योंकि जो अंग्रेज हमारे यहाँ व्यवस्था छोड़ गए थे उसमें जमींदारों को ही सब कुछ दिया हुआ था और वो किसानों का शोषण कर रहे थे, इसलिए भूमि सुधार किए गए। फिर टेक्नोलॉजी में सुधार किया गया कि जो पिछड़ी तकनीक थी कृषि की उस पर रोक लगाई गई, नई तकनीक लाई गई, HY बीज का प्रयोग किया गया, रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया। और सामान्य सुधार में क्या किया गया कि किसानों के लिए लोन की व्यवस्था की गई, फसलों को बेचने की व्यवस्था की गई और कृषि मूल्य नीति को अपनाया गया। देखिए हरित क्रांति, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हरित क्रांति से भारत को क्या लाभ हुआ या हरित क्रांति ने किस प्रकार भारत के आर्थिक विकास में अपनी भूमिका निभाई। तो भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो ऊंची उपज वाले बीज एवं रासायनिक खाद एवं तकनीकी प्रयोग के फलस्वरूप है। यानी हरित क्रांति क्या थी कि छठे दशक में यानी कि 1967 से 1968 के मध्य में कृषि उत्पादन में जो तेज़ी से वृद्धि हुई थी, क्यों हुई थी वो वृद्धि, HYV बीज और रासायनिक खाद एवं नई तकनीक के प्रयोग से फसलों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई थी। तो देखिए प्रथम हरित क्रांति की दो अवस्थाएं मानी गई है, पहला है 60 से 70 के दशक में और दूसरा है 70 के दशक के मध्य से 80 के दशक के मध्य तक। तो हरित क्रांति से क्या क्या विशेषताएं थी इसकी, देखिए उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का प्रयोग, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का प्रयोग किया गया, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, सिंचाई व्यवस्था में जो है सुधार किया गया, कीटनाशकों का उपयोग किया गया, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया गया, यानी कृषि करने के लिए जो हमारे साधन थे उनका यंत्रीकरण किया गया, मशीनों का लाया गया। हरित क्रांति के प्रभाव क्या हुए, विक्रय अधिशेष की प्राप्ति, मतलब किसान जो अपनी फसल बेचते थे अब उनको अधिशेष ज़्यादा मिलने लगा। खाद्यान्नों का बफर स्टॉक क्या होता है, जो हम अपने लिए एडवांस में बचा करके रख लेते हैं, वो बढ़ने लगा। निम्न आय वर्गों को लाभ पहुंचा, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, अब हम खाद्यान्न के उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर हो गए, खाद्यान्न का उत्पादन हमें अन्य देशों से नहीं करना होता था। हरित क्रांति की सीमाएं क्या है, खाद्य फसलों तक ही सीमित। तो देखिए पहला था कि खाद्य फसलों तक ही सीमित थी, गेहूं, मक्का, धान और चावल। सीमित क्षेत्र, सबसे ज़्यादा इसका लाभ जो है पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि के कुछ राज्यों तक ही सीमित रहा। किसानों में असमानता तथा आर्थिक क्षमता में गिरावट आई, मतलब जो किसानों की असमानता थी और जो आर्थिक क्षमता थी उसमें गिरावट आ गई, क्योंकि जो किसान कृषि यंत्रीकरण का फ़ायदा उठा रहे थे, हरित क्रांति का फ़ायदा उठा रहे थे, तमिलनाडु के, पंजाब के, उनका स्तर ऊंचा हो गया और बाकी राज्यों के किसानों का स्तर जो है नीचा हो गया, तो असमानता आ गई। सीमित समय तक और अब परिपक्वता समाप्ति की ओर, मतलब हरित क्रांति प्रभावी जो रही वह एक सीमित समय तक रही, ऐसा नहीं था कि लंबे समय तक प्रभावित रही हो।
मानकतात्मक वृद्धि परंतु गुणवत्ता में व पोषण गुणवत्ता में गिरावट, यानी कि जो उत्पादन हो रहा था उसके पोषण में जो है क्या थी, गुणवत्ता कम थी। किसानों को आर्थिक सहायता, कृषि सब्सिडी से तात्पर्य किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता से, दूसरे शब्दों में बाजार दर से कम दर पर किसानों को कुछ आगतों की पूर्ति करना है। यानी कि किसानों को आर्थिक सहायता दी गई जिसमें उनको लोन कम दर पर दिया गया तथा खेती के लिए जिन सामानों की आवश्यकता है उन्हें कम रेट पर उपलब्ध कराए गए। अब पक्ष में तर्क दिए गए हैं कि हरित क्रांति क्यों होनी चाहिए, क्यों हरित क्रांति होनी चाहिए। भारत में अधिकांश किसान गरीब है, सब्सिडी के बिना वे आवश्यक आगतें नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए होनी चाहिए। आर्थिक सहायता को समाप्त कर देने में अमीर गरीब के किसानों के मध्य असमानता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आर्थिक सहायता के पक्ष में ये तर्क है कि क्यों दी जानी चाहिए, क्योंकि किसान गरीब है और वे कृषि आगतों को नहीं खरीद पाएंगे। आर्थिक सहायता को समाप्त कर देने से अमीर व गरीब किसानों के बीच असमानता बढ़ जाएगी। विपक्ष में तर्क क्या है कि उच्च पैदावार देने वाली तकनीक का मुख्य रूप से बड़े किसानों को ही लाभ मिला, अतएव कृषि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स था उसका उपयोग केवल बड़े किसान ही कर पाए, छोटे किसान नहीं कर पाए, इसलिए बंद कर देनी चाहिए। दूसरा है, एक सीमा के बाद आर्थिक सहायता संसाधनों के व्यर्थ उपयोग को बढ़ावा देती है। अब देखिए औद्योगिक क्षेत्र में हरित क्रांति, औद्योगिक क्षेत्र में हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का क्या फ़ायदा हुआ। उद्योगों का महत्व क्या है कि ये रोजगार सर्जन है, भाई उद्योगों से लोगों को रोजगार मिलता है। कृषि का भी विकास होता है क्योंकि उपकरण मिलते हैं उद्योगों से। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, श्रम की अधिक उत्पादकता होती है, संवर्धन के लिए अधिक क्षमता, निर्यात की अधिक मात्रा की पूंजी, आत्मनिर्भरता, विकास को उन्नत करता है, क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ाता है। तो ये औद्योगिक क्षेत्र के हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान है कि रोजगार बढ़ता है, कृषि का विकास होता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, श्रम की अधिक उत्पादकता होती है। ये सभी औद्योगिक नीति आई हमारी 1956 में। क्या था उसमें, उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया। प्रथम श्रेणी में 17 उद्योग रखे गए जिनकी स्थापना व विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट श्रेणी में 12 उद्योग रखे गए जिनकी स्थापना निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में की जाएगी, किंतु निजी क्षेत्र केवल गौण भूमिका निभाएगा। मतलब प्रथम श्रेणी के उद्योगों का संचालन व स्वामित्व दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पास था। दूसरी श्रेणी के उद्योगों का स्थापना निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में की जाएगी, किंतु निजी क्षेत्र केवल गौण भूमिका निभाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र मुख्य भूमिका निभाएगा। उपरोक्त 1 और 2 श्रेणी के उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया, प्राइवेटाइजेशन के लिए छोड़ दिया गया। नेक्स्ट था औद्योगिक लाइसेंसिंग। निजी क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना जो है अनिवार्य बना दिया गया था। ठीक है, लघु उद्योगों का विकास, औद्योगिक शांति में कमी, तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण। ठीक है, तो ये था हमारा औद्योगिक नीति जिसमें औद्योगिक लाइसेंसिंग लाई गई, उद्योगों का विकास किया गया, औद्योगिक शांति में कमी। नेक्स्ट है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्या है। हमारी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका है। मजबूत औद्योगिक आधार का सर्जन, आधारभूत ढांचे का विकास, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, बस्तों को गतिशील बनाना व विदेशी विनिमय के लिए, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए, आय व धन के वितरण में समानता के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए, आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की पहली भूमिका है मजबूत औद्योगिक आधार का सर्जन। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो सरकार के अंडर में काम करता है और ये अर्थव्यवस्था को एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधारभूत ढांचे का विकास, जो आधारभूत ढांचा है हमारे देश का उसके विकास में सहायता करता है, क्योंकि ये सरकार के अंडर होता है तो लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए काम करता है। पिछड़े क्षेत्रों का विकास, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम हैं वे पिछड़े क्षेत्रों पर भी ध्यान देते हैं और इनकी योजनाओं के द्वारा पिछड़े क्षेत्रों का विकास होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा नई नई स्कीम्स लाई जाती है, जैसे बैंक हैं तो वो नई नई स्कीम लाते हैं तो पिछड़े क्षेत्रों का विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखें आय व धन के वितरण में समानता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसके सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है उनका उद्देश्य ये होता है कि जो हमारी आय है उसकी असमानता को कम किया जाए, आय व धन का वितरण समान हो। ठीक है, रोजगार प्रदान किया जाता है इसकी, और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा दिया जाता है। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है? आयात प्रतिस्थापन का अर्थ होता है कि जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे हैं उन वस्तुओं का उत्पादन हमारे देश में ही किया जाए, तो इसको क्या क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आयात प्रतिस्थापन।
नेक्स्ट है हमारा लघु स्तरीय उद्योग। लघु स्तरीय उद्योगों की क्या भूमिका है? देखिए, श्रम प्रधान तकनीक है। इसमें क्या होता है, लघु स्तरीय उद्योगों में श्रमिक ही काम करता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। स्वरोजगार मतलब लोगों को लघु स्तरीय उद्योगों में लगे लोगों को अपना रोजगार स्वयं ही मिल जाता है, स्वयं ही अपने मालिक होते हैं। कम पूंजी प्रदान, पूंजी की इतनी आवश्यकता नहीं होती। आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देता है। निर्यात का बढ़ावा, जब उत्पादन होता है तो निर्यात में वृद्धि होती है। आय का समान वितरण, क्योंकि नीचे लोग लघु स्तरीय उद्योगों में इन्वॉल्व होते हैं, तो उससे क्या होता है कि उन तक भी आय पहुंचती है, तो आय का वितरण समान होता है। उद्योगों का विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों तक उद्योग पहुंच पाते हैं। बड़े स्तर के उद्योगों के लिए आधार, जो छोटे स्तर के उद्योग उत्पादन करते हैं वह बड़े उद्योगों में कच्चे माल के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कृषि का विकास। आगे चलते हैं। आगे हमारा लघु स्तरीय उद्योगों की समस्या है। क्या समस्या है? देखो, पहले वित्त की समस्या है। इन लोगों के पास जो है वित्त नहीं होता, वित्त इनको बहुत मुश्किल से उपलब्ध हो पाता है, तथा जो होता है उस पर भी कर की दर या ब्याज की दर बहुत ज़्यादा होती है। कच्चे माल की समस्या है, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। बाजार की समस्या है। बाजार की समस्या ये है कि जो उत्पादन होता है उसको बाजार में बेचने के लिए इन्हें मशक्कत करनी पड़ती है, ठीक है। विपणन सुविधाएं इनके पास नहीं होती। अप्रचलित मशीन व संयंत्र, इनके पास जो मशीनें और संयंत्र होते हैं वो अप्रचलित होते हैं, पिछड़ी तकनीक होती है, इसलिए उत्पादन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। निर्यात क्षमता का अल्प उपयोग, यानी जितना ये उत्पादन कर सकते हैं उससे कम उत्पादन ये कर पाते हैं। तानाशाही बाधाएं, जो बड़े उद्योग है वे इनको पनपने नहीं देते। बड़े स्तरीय उद्योगों से प्रतियोगिता, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े उद्योगों से ये प्रतियोगिता नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा विदेशी व्यापार। अब देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं में विदेशी व्यापार पर क्या असर हुआ। व्यापार नीति, आयात प्रतिस्थापन। मैंने भी आपको आयात प्रतिस्थापन का अर्थ बताया था कि देश में जिन वस्तुओं और सेवाओं का आयात किया जा रहा है उनका अपने ही देश में उत्पादित करना आयात प्रतिस्थापन कहलाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया, जिसे अंतर्मुखी व्यापार नीति कहा जाता है। आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय घरेलू उत्पादन से आयातों को प्रतिस्थापित करने की नीति। अभी आपको मैंने बताया आयात प्रतिस्थापन। सरकार ने दो तरीके से भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से संरक्षण दिया। देखिए, अब आयात से संरक्षण के लिए क्या होता है, एक तो सरकार पर शुल्क लगा देती है, यानी जो विदेशों से आयात किया जाएगा उस पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है ताकि आयात कम से कम हो और घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिले। दूसरा है कोटा। कोटे में क्या किया जाता है, जो आयात किया जा रहा है उसकी एक निश्चित मात्रा को निश्चित कर दिया जाता है कि इससे ज़्यादा मात्रा में आयात नहीं किया जा सकता, तो उससे घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्राप्त होता है और प्रतियोगिता घटती है। आयात प्रतिस्थापन के कारण क्या है आयात प्रतिस्थापन के? भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के उद्योग इस स्थिति में नहीं है कि वे अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादित वस्तुओं से प्रतियोगिता कर सके। यानी कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है और उसके जो उद्योग है वो ऐसी स्थिति में नहीं है जो विदेशी वस्तुओं से प्रतियोगिता कर सके। यदि वे प्रतियोगिता करेंगे तो क्या होगा, वो उसमें पनप ही नहीं पाएंगे फिर। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बचाना। अब महत्वपूर्ण वस्तुएं जब हम आयात कम करेंगे तो क्या होगा, विदेशी मुद्रा हमारे पास बचेगी, ठीक है। तो ये उसका उद्देश्य होता है। तो ये जो पार्ट था ये हमने पूरा किया है आज, ठीक है। जो हमारा पार्ट 2 है 1950 से 1990 तक 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनके क्या क्या लक्ष्य थे, कैसे कैसे कृषि को प्रभावित किया, औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित किया, ये सब ने इसमें किया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे इस पार्ट के एमसीक्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस पार्ट के एमसीक्यू का नोटिफिकेशन मिल जाए और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।